डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको एक दो दिन पहले न्यूज़ मिल चुकी होगी कि अब सीईटी को हरी झंडी मिल चुकी है। सीईटी के ऊपर बातचीत जो है एक दो साल पहले से चल रही है कि भाई एक एग्जाम करवाया जाए जिससे वेरियस एग्जाम्स को कवर किया जा सके। अब फाइनली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन हो चुका है सीईटी एग्जाम के लिए। अभी भी कई बातें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, कब होगा, क्या सिलेबस होगा, उन सब बातों पर बात करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि अब कैसे आगे का प्लान किया जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, ये अभी भी डाउट बना हुआ है। इनको भी हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि हाँ क्या है वो तो ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास फरवरी मार्च में थी, दिसंबर में लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था, उतनी ही इन्फॉर्मेशन है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है। बट हाँ ये बात है कि होगा, जल्दी ही होगा। अब कितनी जल्दी होगा ये नहीं पता। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक बातों पर बात कर ली जाए कि ये जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किन तीन कमीशंस को कवर करेगा, तो ये एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस को कवर करेगा। यानी कि अब जो टीयर 1 का एग्जाम ये डिफरेंट कमीशंस लेते थे वो नहीं लेंगे। सीईटी के जो मार्क्स होंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन आप ले चुके हैं, मैं ये मान के बात कर रहा हूँ, आगे क्या करना उसमें हम मेन फोकस करेंगे। तो टीयर 1 ना हो के अब सीधे टीयर 2 होगा। जो मार्क्स आएंगे उस बेस पर आपको कॉल किया जाएगा इन कमीशंस द्वारा। बात करें ये जो एग्जाम है कितने साल तक वैलिड रहेगा, तो इसके जो मार्क्स हैं 3 साल तक वैलिड रहेंगे। क्या आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये एग्जाम साल में 2 बार होगा। कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि किसी भी एज तक दे रहे हैं। जो एज इन कमीशंस द्वारा फाइनल की गई होगी कि भाई मान लो आईबीपीएस लेटर से आप 35 साल तक दे सकते हो, या आरआरबी आप 40 साल तक दे सकते हो, तो आप 40 साल तक दो। मान लो इसकी कट ऑफ, इसकी जो एज लिमिट है वो मान लो 30 साल है, तो आप इसको नहीं दे सकते। आप सीईटी को देंगे 40 साल तक, लेकिन केवल फिर इसको आगे फॉर्म भर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस अभी बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है, किसी को नहीं पता कि सिलेबस क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैथ्स की भाषा में बात करें तो इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा? तीनों ही कमीशन का जो भी सिलेबस होता है उसका इंटरसेक्शन होगा, ताकि किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। इंटरसेक्शन बोले तो जो अपने मैथ्स वाले सब जानते हैं, कॉमन सब्जेक्ट, मतलब कॉमन सिलेबस होगा। इन तीनों कमीशंस का जो भी सिलेबस होता है उसका कॉमन। ठीक है। मार्क्स विल बी एडेड इन मेंस, यस और नो? सो द आंसर इज यस एज वेल एज नो। मार्क्स जो है वो ऐड हो भी सकते हैं मेंस में और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आईबीपीएस में भी मेंस के मार्क्स ऐड नहीं होते, एसएससी में होते हैं। तो एसएससी है, कमीशन वो कर सकती है कि हाँ भाई हम तो जो सीईटी का एग्जाम है उसके भी मार्क्स को इंक्लूड करेंगे। दैट इज देयर कंप्लीट चॉइस। ठीक है। अप्लाइंग फ्रॉम 20, 21 या 22। हम बात करें सीजीएल 2020 जो होने वाला है, होना इस साल था, अब अगले साल होगा, कोरोना सबको रोक दिया। तो जो 2020 है, 2021 है, 2022 कब से अप्लाई होगा, तो रियल फैक्ट बात है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, हो सकता है 2020 में हो जाए, 21 में हो जाए, बट मुझे जहां तक लगता है कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेगी। अभी भी बहुत सारे डिसीजंस और लेने हैं, जैसा कि हम आगे बात करेंगे क्या क्या है वो। तो 2020 मुझे प्रोबेबली लगता है कि नहीं, 80-90% है नहीं, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है होगा वही जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, कुछ भी आपको पता है भाई, हमारे देश में बनने को भाई एक पुल 10 साल भी लग सकते हैं और चाहे तो 1 साल में भी बना सकती है गवर्नमेंट चाहे तो वही बात है। प्रोबेबली होना नहीं चाहिए कि 2020 में अप्लाई हो जाए। अगर हो जाता है तो नुकसान भी कुछ नहीं है, फायदा ही है। ठीक है, तो 90% नहीं होगा, अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट हाँ 2021 में उसमें भी ऐसे कुछ श्योर नहीं। देखो लंबा प्रोसीजर है, ये इतना आसान सरल नहीं रहेगा, बट हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। जो जैसे गवर्नमेंट आदेश देगी वी हैव टू वर्क एज पर दैट। आगे बात करें कि सीईटी का पैटर्न बैच भी आने वाला होगा। कई सारे लोग अनाउंस भी कर देंगे ये सीईटी पैटर्न पर बेस्ड बैच है। भले हमें सिलेबस ना पता, उस पर बेस्ड जो है मॉक टेस्ट भी आने वाले होंगे। कुछ जगह मैं देख रहा था कि हाँ बहुत जल्द वो लॉन्च भी करने वाले, तो वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, तो इन चीज़ों से बच के रहना। ठीक है, कौन यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा उस पर बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले यार इंपॉर्टेंट बात आती है, हमने ये सब तो सुन लिया कि सर सीईटी में ये हो रहा है वो हो रहा है, अब प्लान कैसे करना है। देखिए आपने भी कुछ डेफिनेटली प्लान बनाया होगा, मेरे कुछ सजेशन है उनको सुन लो और करो अपने मन की, सुनो सबकी करो मन की।
देखिए सबसे पहले अगर हम देखें इंग्लिश, तो मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि इंग्लिश शायद इंक्लूड ना हो क्योंकि ये है ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप तीनों एग्जाम को देखें, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, एसएससी में इंग्लिश आती है, आईबीपीएस में इंग्लिश आती है, लेकिन आरआरबी में तो इंग्लिश है ही नहीं। तो इसका मतलब तो इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, क्या हो सकता है आगे। तो ये मुझे रीजन लगता है कि यार इंग्लिश ना, क्योंकि जो आरआरबी वाला स्टूडेंट है उसने तो आरआरबी चूज ही इसलिए किया क्योंकि उसे इंग्लिश से डर लगता है। तो इंग्लिश कैसे हो सकती है सीईटी में, ठीक है। फिर तो सीईटी में मार्क्स सबके अलग अलग होते जाएंगे, तो सीईटी हो सकता है कि ना भी हो सकता है वाली बात है। बात करें, अब बात करते हैं कि अपने पास 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं और मेरे हिसाब से तीनों स्टूडेंट्स एक दूसरे से अलग हैं, और आप इस बात को और क्लैरिफाई करिए। जैसे यार बैंकिंग का और एसएससी का जो सिलेबस है वो अलग अलग है, एसएससी और आरआरबी का अलग अलग है। देखिए सबका सिलेबस आपस में बिल्कुल अलग टाइप का है। मेन अगर मैं कहूं कि एसएससी और आरआरबी में डिफरेंस क्या है, तो इंग्लिश का, बाकी सब सेम है। आईबीपीएस या बैंकिंग सेक्टर और ये दो जो ये कमीशन है, इनका सिलेबस कैसे अलग है। जैसे इंग्लिश की बात करें, बैंकिंग की इंग्लिश थोड़ी अच्छी आती है इन कंपैरिजन टू एसएससी, है ना। क्यों, यहाँ पे भाई 5 ऑप्शन होते हैं, आप पैरा जंबलिंग देख लीजिए, पैसेज देख लीजिए, अच्छे लेवल के आते हैं। जो पैरा जंबलिंग भी है वो अपनी बैंकिंग की जो है लंबी लंबी आती है, 3-3 4-4 सेंटेंस का एक ऑप्शन ए होता है ना। ऑप्शन भी यहाँ पर ए बी सी डी ई होते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो थोड़ी हाई आती है, एसएससी की जो है मॉडरेट आती है। मैथ्स की बात करें तो जो की फीचर है एसएससी का वो है एडवांस पोर्शन, है ना। और अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, तो यहां पर की फीचर क्या है, सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल, ठीक है। देखिए आरआरबी को वो कर रहा है स्टूडेंट जिसको इंग्लिश कमजोर है, मैथ रीजनिंग जीएस ओके है। एसएससी को वो कर रहा है जो मतलब जिसका प्लान मतलब एसएससी ही है, बाकी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस उसका सब ओके है। आईबीपीएस मतलब बैंकिंग और एसएससी में वो डिफरेंस यहां पर आप देख रहे हो एडवांस, और यहां पर आप देख रहे हो इंग्लिश अच्छी है। और प्लस अपनी खुद की भी पर्सनल चॉइस होती है कहीं कि नहीं भाई मुझे तो एसएससी में ही जाना है, मुझे तो गवर्नमेंट एकदम गवर्नमेंट जॉब में जाना है। आईबीपीएस जो है हाँ भाई हम पीएसयू में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये बात आ जाती है रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें तो आप सभी को पता है कि बैंकिंग की रीजनिंग जो है वो अच्छे लेवल की होती है, खासकर कोडिंग डिकोडिंग हो जाए और सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए, अच्छे लेवल की होती है। वहीं जो एसएससी की है मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल की है, ठीक। और बात करें आगे जीएस की, तो जीएस एसएससी की नॉर्मल हो जाएगी। मेन अंतर आ जाता है वो करंट अफेयर्स में, इसमें जो करंट अफेयर्स है वो पूरे इंडिया का वर्ल्ड का वो आ जाएगा, मगर यहाँ पर बैंकिंग में फोकस किया जाता है बैंकिंग की करंट अफेयर्स पर, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपके व्यूज यहाँ से डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात करें, ये सारे स्टूडेंट जो है एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है कि 5% स्टूडेंट जो है वो एसएससी का भी एग्जाम देते हो, आईबीपीएस का भी देते हो, मगर जो दोनों का देता है मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट तक अपने आप को पहुंचा पाता है, क्योंकि ये दोनों भाई मेंस में जाके इसमें एडवांस पोर्शन पर काम करना ही करना है ना, इधर पर अलग ही फील्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई दोनों जगह ही हम सिलेक्शन ले जाए, तो जो स्टूडेंट है वो तीनों जगह अलग अलग टाइप का है। तो यहाँ पर जो सिलेबस आने वाला है वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन जो तीनों में कॉमन हो जाए, जो तीनों में कॉमन हो जाए। बात करें हमें क्या प्लान करना है, भाई हो सकता है कि चलो ठीक है एडवांस जो है प्री में नहीं आया, मान लो सिंप्लीफिकेशन ये ऐड कर दें, वैसे तो अपने भी एसएससी में भी सिंप्लीफिकेशन है। रीजनिंग का हमें नहीं पता, तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले अगर आप एसएससी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कई स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं कि हम क्या बैंकिंग की भी तैयारी शुरू कर दें। मैं ये कह रहा हूं जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसी पर फोकस करो, क्योंकि केवल प्री क्वालिफाई करने से, हाँ भाई हमने प्री तीनों को क्वालिफाई कर दिया तो क्या हम तीनों जगह सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं। मेन टक्कर तो असली मेंस में होगी, ठीक है। तो अगर आप एसएससी पे फोकस कर रहे हो तो उसी पर फोकस करो, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो एसएससी वालों के साथ होने वाला है। एसएससी वालों के सबके ही नंबर जो है बैंकिंग की रीजनिंग में कम आने वाले हैं, तो फोकस करो अपने एग्जाम पर, इधर उधर विचलित मत हो। कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम क्या बैंकिंग की भी तैयारी कर दें, नो बिल्कुल नहीं। मेंस में जाके आपका मैथ्स इंग्लिश ही होने वाला है, ठीक है। तो फोकस मेरा यहाँ पर पूरा अपना क्या इसका समरी निकलती है कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस पर फोकस करो। बाकी आगे जब सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा फाइनली जिस भी ईयर के लिए, तो उस ईयर में हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा सिलेबस को एनालाइज करने का। बट बेसिक अगर बात करें तो केवल सिलेबस देख के हम नहीं कह सकते कि भाई आगे अंदर एग्जाम कैसा है, वो तो एग्जाम देख के ही पता चलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि भाई सेटिंग अरेंजमेंट जो है वो एसएससी की रीजनिंग में भी है। अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन वो भी एसएससी की मैथ्स में है, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं होने वाला।
वी हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेता हूं। फायदे इसके काफी सारे हैं। जैसे अगर बात करें कि आपका यहाँ पर ट्रेवलिंग टाइम खत्म टाइप हो जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होगा, नहीं तो आपकी स्टेट में ही एग्जाम हो जाएगा, आपको डिफरेंट स्टेट्स में नहीं जाना पड़ेगा। लेस डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम वेरियस एग्जाम। जैसे क्या होता है, हमने 5 फॉर्म भर दिए एसएससी के, अब हमारा किसी का भी प्री नहीं निकलता है, मगर होता क्या, हम सिलेबस को ढंग से खत्म नहीं कर पाते हैं। जैसे ही सुना कि भाई ये वाला फॉर्म निकला है, हम उसकी प्रिपरेशन करने लगते हैं, सिलेबस को ढंग से खत्म नहीं करते हैं। अभी तक हम होता है या नहीं होता है कि भाई एसएससी है, एसएससी का सीजीएल है, सीपीयू है, एमटीएस है, एलडीसी है, हम सब एग्जाम्स को बिल्कुल अलग अलग देखते हैं कि सबका सिलेबस अलग है। अब प्री एक हो जाएगा। जब तक हमारे प्री में अच्छा स्कोर नहीं होगा, हम आगे नहीं भटकेंगे। डिफरेंट जो एग्जाम होते थे कि भाई बैंकिंग का आ गया, रेलवे का आ गया, अब सबका जो है जो प्री हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, तो हम टॉपिक को अच्छे से कवर अप करेंगे। यहां पर एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आएगी भी। छोटी डिस्ट्रैक्शन क्या आएगी, हमारा हो गया प्री क्लियर, अब हम सोचेंगे यार बैंकिंग के एग्जाम को भी पकड़ लें, एसएससी के एग्जाम को भी पकड़ लें, रेलवे के एग्जाम को भी पकड़ लें, तब वहां पर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, जिस पर आप फोकस कर रहे हैं उसी पर फोकस करना है। लेस टाइम इन ज्वाइनिंग। जो एग्जाम है डेफिनेटली अगर प्री के वो 3-4 महीने सेव होने लगेंगे। जो एसएससी जब प्री कंडक्ट करवाती है तो 2 महीने में तो प्री कंडक्ट हो रहा है, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, फिर उसके 1-2 महीने बाद फाइनली मेंस हो रहा है। तो ये जो 4-5 महीने का टाइम है वो सीधे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट पहले से ही सीईटी का अवेलेबल होगा, तो केवल एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो 5-6 महीने और कम टाइम लगने वाला है ज्वाइनिंग में। ठीक है, कई बार तो प्री में ही कह देते हैं नकल हो गई, चीटिंग हो गई, ये हो गया वो गया, उस वजह से और पेंडिंग हो जाता है। तो वो डेफिनेटली एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। ईएमएल आपने इंजीनियरिंग में जब भी आपने आईआईटी वाईटी अगर एग्जाम दिया हो तो वहां पर आता था एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट। एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट मतलब कि अगर मान लीजिए कि 8000 वैकेंसीज थी, कितनी वैकेंसीज थी, मान लो 8000 वैकेंसीज थी, लेकिन इनके पास स्टूडेंट्स है मान लीजिए 40,000। ठीक है, तो लिस्ट पूरी 40,000 की बन जाएगी। ऐसे ही मान लो इस 8000 में से 2000 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर 10,000 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अंदर आ जाएंगे। बात बेसिक से समझ रहे हैं। ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया, पहले वेटिंग होता है, फिर कंफर्म हो जाता है, आरएसी रह जाता है। तो यहाँ पर आरएसी नहीं होगा, सीधे कंफर्म और वेटिंग ही रहेगा, है ना। कंफर्म हो जाएगा, जैसे ही एक बाहर जाता है आप अंदर हो जाएंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, जैसे कि अगर मैं खासकर एसएससी की बात करूं तो हर साल मिनिमम मेरे हिसाब से 1,500 से 2,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले साल भी एग्जाम दिया होता है। पहले मान लो टीए निकाला, इस बार इंस्पेक्टर निकाल दिया, तो वो जो 1,500-2,000 वैकेंसीज है हर बार, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो खाली रह जाती थी और नेक्स्ट ईयर के लिए ऐड हो जाती थी। फिर अगले साल भी ऐसा होता, तो हर साल 1,500 से 2,000 स्टूडेंट्स कम सिलेक्ट हो पाते थे। लेकिन अब एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं होगा कि ये बच्चा बैंकिंग में चले जाएगा या यहाँ पर आ जाएगा, तो इस वजह से ये एक मेजर बेनिफिट होगा। इसका सच में बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्स। अगर नुकसान की बात करूं तो मुझे मेनली यहाँ पर एक ही नुकसान लगता है। ये नुकसान नहीं है, बस यहाँ पर लिख दिया गया है, प्रॉब्लम टू फर्स्ट अटेम्प्ट। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे, जिनके टाइम में ये सीईटी अप्लाई हो जाएगा, उन्हें लग रहा हो कि हमारे लिए दिक्कत होगी, हमने क्या बुरे कर्म किए थे जो हम यहाँ फंस गए। भाई यहां पर देखिए, कभी भी अगर कोई नई चीज होती है तो उसमें आपकी नजर है, नजरिया है कि आप उसमें फायदा देखते हैं, नुकसान देखते हैं। कोई भी अगर चेंज होता है, यहां पर अनसर्टेनिटी है, एंड देयर इज ऑलवेज एडवांटेज ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आपको नहीं पता है तो किसी को भी नहीं पता है। अनसर्टेनिटी अगर आपके लिए है तो बाकियों के लिए भी है। ना आपको पता है कि आगे सिलेबस क्या होने वाला है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है। तो जो स्टूडेंट अपने कॉमन सेंस के हिसाब से यहाँ पर काम कर जाएगा, फालतू की वीडियोस ये आ जाएगा सिलेबस में, ये आ जाएगा, इस पर सवाल आएंगे, जो उस पर ध्यान नहीं देगा ना, वो सिलेक्शन ले जाएगा। अपने मन के हिसाब से जो तैयारी है वो करिए, सोच विचार करते हुए, बेसिक इधर उधर ना भटको, अपने भरोसे के हिसाब से तैयारी करो। ये चीज जो है इसको एडवांटेज में कन्वर्ट करिए। ठीक है, मेन जो दिक्कत का मुझे लग रहा है, जहां पर मुझे नहीं पता यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या सोचा, डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई जरिया होगा, कोई ना कोई उन्हें सॉल्यूशन सोचा होगा इस इशू का। देखिए इशू मुझे क्या लग रहा है, कट ऑफ पर ही बात करते हैं, ये अपना लास्ट पॉइंट है। पॉइंट क्या है यार, कि कट ऑफ जो है वो 2 तरीके से रखी जा सकती है। एक फिक्स्ड कट ऑफ रखी जा सकती है और एक रखी जा सकती है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंजिंग, फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी। आप सभी ने सुना होगा सीटेट। सीटेट क्या होता है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस तरीके से यहाँ पर अभी सीईटी आ रहा है वो पहले ही सीटेट वगैरह में है। सीटेट में जो क्या होता है कि अगर किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स है तो वो पास है, 60% मार्क्स है तो वो पास है। ठीक है, अब
मान लीजिए केवी में हमें पढ़ाना है, हमने सीटेट पास कर लिया, 60% है तो मैं पास हो गया। अब मैं जाके क्या करूंगा, मैं जो है केवी के लिए फॉर्म भर दूंगा और उसमें जितने भी स्टूडेंट के 60% से अधिक मार्क्स हैं वो उसके लिए एलिजिबल है। वो केवी जो भी, चाहे वो इंटरव्यू, केवल इंटरव्यू करवा सकते हैं, चाहे वो अपना रिटर्न भी ले सकते हैं, वो जिस हिसाब से एंट्रेंस लेंगे उस हिसाब से हम वहां पर एंट्रेंस दे सकते हैं। देखिए इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि पेपर का लेवल चाहे कैसा भी हो, जो पास परसेंटेज है वो फिक्स कर दी गई है, पास मार्क्स जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो। देखिए जैसे क्या होता है, एसएससी है, कोई भी एग्जाम है, उसमें कट ऑफ फ्लक्चुएट होती है एज पर लेवल, एज पर नंबर ऑफ वैकेंसीज, एज पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, ठीक है। लेकिन यहां पर फिक्स कर दी तो कभी कभार क्या होगा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे और कभी क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी तो 60% से ऊपर कई लाख मिल गए, कई बार कम मिले, ठीक है। तो ये एक दिक्कत परेशानी हो सकती है, ठीक। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे। 60% ही रख दिया तो हो सकता है कि फिक्स ना रखें, वेरिएबल रखें। वेरिएबल मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब आप में से कई कहेंगे सर वेरिएबल होगा ही होगा, वी कांट बी श्योर। अगर इनने कहा है कि आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं तो ये उनके लिए भी तो कह रहे हैं कि भाई 50 किसी के नंबर आ रहे हैं तो 55 कर सकता है, 55 है 60 कर सकता है, मतलब अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है। यहां पर यह भी हो सकता है कि भाई वेरिएबल की बात एसएससी में कहा कि सीजीएल में कहा कि टीयर 2 के लिए वही स्टूडेंट्स आएंगे, या ये कह लो कि अब तो टीयर 2 कह लो या टीयर 2 को ही टीयर 1 भी कह सकते हैं, कि उस एग्जाम में जो मेंस है उसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके 75% से अधिक मार्क्स हैं, जिनके 75% से अधिक मार्क्स हैं। अगर मतलब इनमें से कोई एक ही चीज अप्लाई होगी तीनों कमीशंस के लिए। अगर फिक्स हो जाएगा तो 60% फिक्स हो गया, वेरिएबल हो गया तो वेरिएबल हो गया। अब आप एक बात सोचो, आपको पता है आरआरबी में इस साल जो है 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। अब आप ये मान के चलो यार 60% से अधिक, अगर 10 लाख के आ गए मार्क्स, बात को समझना, आ सकते हैं भाई। एसएससी में 120 नंबर से अधिक कईयों के आ जाते हैं। तो अगर 60% से अधिक, अगर 10 लाख बच्चों के नंबर आ गए, 5 लाख बच्चों के नंबर आ गए, फिर तो वही बात होगी। पहले प्री होता था 10 लाख का, मेंस होगा 5 लाख का, तो कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस वजह से वेरिएबल हो सकता है, ये सब जो है हो सकता है। मेन दिक्कत परेशानी कहां पर है, सीजीएल में कहा कि 75% से जिनके अधिक हैं वो आ जाओ। अभी सीजीएल में क्या होता है, ऐसा ही सब कुछ सभी एग्जाम में, चाहे आप आईबीपीएस पकड़ लो, कुछ भी, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो फिक्स रखते हैं कि भाई हम जो है लगभग 1.5 लाख बच्चों को मेंस में बुलाएंगे। अभी आप देखो पिछले 10 साल 12 साल से यही नियम चल रहा है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास प्री में क्लियर कर जाते हैं मेंस के लिए, तो 1.5 लाख बच्चे बुलाएंगे। अब ये लोग क्या करने वाले हैं पता नहीं। अगर इनने कहा नहीं भाई हम 1.5 लाख अभी भी बुलाएंगे, तो दिक्कत क्या आ जाएगी कि हो सकता है इस 1.5 लाख में से 90,000 बच्चे वो हों जिनका प्रायोरिटी एसएससी है, मान लो 40,000 वो बच्चे हुए जिनकी प्रायोरिटी बैंकिंग है, और इसमें कितने बच गए, 20,000 वो हो गए जिनकी प्रायोरिटी थी आरआरबी। तो अगर देखा जाए तो यहां पर तो कंपटीशन केवल 90,000 बच्चों में रह गया, केवल 90,000 बच्चों में रह गया। तो एक तरीके से फायदा भी हुआ, लेकिन यहां पर उन 60,000 बच्चों के लिए नुकसान हो गया जिनको यहां पर आना चाहिए था, ठीक है। अगर इसी को मान लो वो 3 लाख भी कर देते हैं, देखिए इसको शायद समझाना मुश्किल होगा, बट आप मेरे पॉइंट को समझ पाए कि भाई यही चीज दिक्कत परेशानी कब होगी, जब बैंकिंग में, आरआरबी में और परेशानी। मान लो आरआरबी में 3 लाख बच्चे, फर्स्ट 3 लाख बुलाए गए, कितने में से, 1 करोड़ में से, 1 करोड़ में से पहले 3 लाख बच्चे बुलाए गए। क्या पता उन 3 लाख में से 2 लाख बच्चे एसएससी वाले हों, बात समझ रहे हैं, हो सकता है। उसके बाद 2 लाख के बाद 50,000 आ जाए उसमें बैंकिंग वाले, तो उन 3 लाख में से मेन स्टूडेंट जो सिर्फ इंटरेस्टेड थे आरआरबी में, वो सिर्फ 50,000 ही रहे। तो फायदा तो है उसके लिए कि जहां पर वो 50,000 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो फायदा है, बट मेन अगर देखें तो ये तो थोड़ा गलत हुआ। पहले क्या होता था कि भाई कितने बच्चों ने एसएससी में अप्लाई किया एसएससी के एग्जाम के लिए, तो वहां पर समझना आसान होता था कि यार इतने बच्चे एसएससी में इंटरेस्टेड, इतने बैंकिंग में, इतने आरआरबी में। अब कुछ थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब पूरी बात का समरी ये निकलती है, देखिए एडवांटेज है नो डाउट, सबसे बड़ा एडवांटेज एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट का है। थोड़े कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। यही है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी, अगर ये चीज को अगर ढंग से गवर्नमेंट जो है इस पर डिसीजन ले पाए, एक अच्छा इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ पाए, डेफिनेटली उनके पास कोई अच्छा सॉल्यूशन होगा ही, तो फिर हमारे लिए फायदा ही फायदा है। देयर इज नो नीड टू वरी, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज कि आप उस एग्जाम की तैयारी करें जो आपका इंटरेस्ट है। अगर आप प्री तीनों के लिए क्वालिफाई करते हैं तो लालच में ना आए कि चलो अब इसको भी पकड़ लें उसको भी पकड़ लें, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता होगा कि उन 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट्स में से
कितनों की क्या प्रायोरिटी है ना। 1.5 लाख की जगह अगर वो 4 लाख बुलाएंगे तो क्या ही खास फायदा हुआ। पहले 9 लाख का एग्जाम लेते थे, अब 4 लाख का लेना पड़ रहा है। तो लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस, बट ज्यादा टाइम इस चीज में बर्बाद ना करें, ज्यादा दुखी ना हो कि भाई मैं फंस गया यहाँ पर, क्या होगा। कोई नहीं फंसा है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसने हमेशा सिलेक्शन लिया है वो लेगा। तुक्के में कभी सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पर एक ही टीयर नहीं है कि हाँ भाई तुक्के में बस हो गया। यहाँ पर 3 स्टेप्स होंगे, 4 स्टेप्स होंगे, तो उन सबको क्लियर करना है, ठीक है। तो आई होप मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा। जो भी आपके कुछ कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। नेक्स्ट वीक कभी जो है लाइव सेशन रखते हैं, कुछ बातचीत करते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा। और मेन है फोकस करिए, कोरोना का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा चिल मारिए, पढ़ाई लेकिन कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको लेके मतलब कि वरी नहीं होना है और टेंशन नहीं लेनी, चिल मारो अपना, पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए, ओके यार, बाय।